हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 9 चैप्टर 2 राहुल सांकृत्यायन जी का एक कहानी है लहासा की और उसको पढ़ाने वाली हूँ। वो अपने बारे में बता रहे हैं जब वो नेपाल जब तिब्बत जाते हैं वो नेपाल से होकर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोर्ट का रास्ता तब जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ता जाया करती थीं। वह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परे तख्त एक चीनी किला था और वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहुएं या ससु को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसको पका देगी, मतलब उसका चाय का सामान दे सकते हैं, वो आपके लिए पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूट कर उसी दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हा से दूर है तो और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं गिरेगा तो आप वहाँ पर जाकर खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर मक्खन नमक डालने की ज़रूरत होती है। और परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हमें थोरला के पास के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं। जब हम इस रास्ते 5 साल बाद इस रास्ते से लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त करते हैं और अब हमें सबसे विकट थोरला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकों के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गाँव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों से मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती और कोई गवाह भी नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालता है, उसके बाद देखता है कि उसके पास कुछ पैसा है या नहीं। यह हथियार का कानून
का कानून न रहने के कारण यहाँ पर लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं और डाकू यदि जान से न मारे तो अगर जान से न मरे तो फिर खुद उसे अपने प्राणों को खतरा है, अपने खुद के प्राणों को खतरा है। हाँ, गाँव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ा के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतना परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुछ कुछ मतलब दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते कि दया कर दीजिए, हमें पैसे दे दे, मतलब बहुत दिन से भूखे हैं, दया कर दीजिए, इस तरह से वो करने लग जाते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई चढ़ाई पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमित से कहा कि यहाँ के लर्नकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। और दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दक्षिणे दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ पर बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी जगह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। और फिर शायद एक और सवार हाथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा बिल्कुल बहुत कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई के थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, और उसे मानना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनिक कस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला रहा था, और जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ जाता और एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंडकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था, और तो सुमित इंतजार करते हुए मिले। फिर उसके बाद मिले, और मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैं 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कि कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आ जाता था उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंडकोर में वह एक अच्छी तरह पर ठहरे थे, जहाँ की उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुकप्पा मिला। फिर और अब हम तिड़री के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टीपू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी
मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिड़री समाधि गिरी। आपस में गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा मना लेते थे। वहाँ अपने यजमानों के पास जाने चाहते थे वह अपने यजमानों के पास जाना चाहता थे। मैंने सोचा कि यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसी में भले ही गंडे बांट दो, और मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार किया। दोनों दिन हमने बहरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि घोड़े से भी मोटे कपड़े सिर पर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ से हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपने अपने चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमित के एक परिचित तिगड़ी में भी थे, लेकिन वहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीरों में होकर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है और जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपि 103 पोथी रखी हुई थी, और मैंने उसको देखा। मेरा आसन और भी वहाँ लग गया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई एक पोथी 15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमित ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तक के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिगड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, लेकिन हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नम से में विदाई लेकर चल पड़े। तो थी ये आज की ये जो कहानी है, तो ये थी पहले। अब इसमें लेसर और हिमालय के लेसर और नेपाल के मतलब एक मानचित्र देख लेते हैं, ये कहाँ पर है। तो मैं आपको मानचित्र दिखाना चाहती हूँ। तो ये है मानचित्र। लेसर ये है और नेपाल ये है। नेपाल से लेसर से नेपाल जाने का ही रास्ता, मतलब ये है एक, देख सकते हैं हम। तो ये थी आज की कहानी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।